सर आपकी डॉटर है अदिति, करेक्ट। और उसकी एक स्टोरी है जो बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड आई थिंक दैट इज अ स्टोरी एवरी पेरेंट शुड लिसन टू। आई हैव बीन प्रिवी टू इट बिकॉज मैं तो आपके साथ बात कर चुका हूँ इस पे, बट एक बार अगर आप हमारे ऑडियंस को स्टोरी बताएं ताकि लर्निंग हो हमारे सो पहले तो एक चीज़ कह दो, मेरे एक बच्चे नहीं 2 बच्चे हैं। मतलब स्टोरी अदिति के लिए। बेचारी पॉडकास्ट में मेरी डॉटर इतनी फेमस हो गई कि जब लोग मुझसे मिलते हैं और मैं बताता हूँ तो बोलते अच्छा आपके 2 बच्चे हैं। तो दूसरा वाला तो बड़ा फोमो होता होगा। हाँ, तो बेटा बहुत नाराज रहता है कि यार आप तो अदिति को हीरो बना दिए। तो जब बेटा पैदा हुआ था 2009 में, तब इतनी अकल नहीं थी, तो उसकी जर्नी चालू नहीं कर पाए। 2010 में वो अकल आ गई, तो मतलब चलो बेटी के नाम पे शुरू करते हो। बाद में बेटे के नाम पे भी कर दी थी, बट बेटी के नाम पे जब चालू की ना, तो जैसे ही वो बॉर्न हुई 5वें दिन लोग पंडित जी को नाम करते हैं कि नाम क्या आएगा। मैंने पहले ही नाम डिसाइड कर लिया था, मुझे SIP चालू करनी थी इसलिए। वरना लोग 3 महीना इसमें लगा देते हैं कि नाम आएगा फिर पैन कार्ड आएगा। मैं बोला नहीं, नाम मुझे मालूम है तो नाम आज ही लिख दो। 5वें दिन मैंने 10,000 रुपये की SIP चालू की। SIP 10,000 रुपीज़। 1 महीने बाद उसका नामकरण था। 50,000 मेरे घर से और 70,000 उसके ननिहाल से उसको मिले। नामकरण पे सब माँ बाप देते हैं, राइट। जनरली लोग क्या करते हैं, FD करा देंगे, सोना ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे। यार 80% तो क्या करते हैं, वो कबर्ड में ही पड़ा रह जाता है आलस की वजह से ही, राइट। और फिर क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो तो वो पैसे को वापस बिजनेस में भी लगा देते हैं कि यार पड़ा पड़ा है। वाइफ को कन्विंस करते हैं कुछ काम नहीं, यार मुझे अभी चाहिए, मैं बाद में वापस दे दूंगा। बाद में नहीं आता है। तो बेटी का पैसा आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, वापस नहीं आता है। तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने वो पैसा उसी में डाल दिया। 1 साल बाद मैंने देखा, मैंने 2.5 लाख रुपए डाल दिए। ओके संजय जी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 2,30,000 थी, नीचे हो गई। 20 घर से बहुत नाराजगी हुई होगी। बिल्कुल। मैंने बताया वाइफ को, तो बोला ये क्या, बेटी का पैसा, बेटी का पैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुमको कितना पाप मिलेगा, राइट। तो मैंने बोला ये आज बेटी को थोड़ी ना पढ़ाई हार्वर्ड भेजना है, कहीं भेजना, 25 साल है ना, तो हम वेट करते हैं आराम से। बट उसको किसी को पेशेंस या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और आज से तो 15 साल पहले, आज हम ये सब चीज़ें बातें कर रहे हैं, 15 साल पहले सोचो आप क्या नॉलेज लेवल था, कुछ नहीं था। तो मैंने बोला कुछ चिंता की बात नहीं है। मैं SIP करते गया। अक्षय तृतीया आती है, लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। मैंने 10-11 हज़ार, दिन अच्छा था, गोल्ड ले लिया। धनतेरस अगेन सोना चांदी लोग खरीदते हैं, मैंने ले लिया। उसका जन्मदिन आया, उसको एनवेलप मिला, मैंने उसमें डाल दिया। रक्षाबंधन, शादी ब्याह में कहीं जाती है, शगुन के उसको मिलते हैं, तो मेरी वाइफ मुझे 10, 15, 20 हज़ार दे देती है, मैं डालते रहता हूँ। करते करते 12 साल की जब थी, तब तक मैंने 17 लाख रुपए उसके नाम पर डाल दिए। फर्स्ट टाइम संजय जी मैंने देखा 12 साल बाद 17 लाख के 50 लाख रुपए हो गए। ओह गॉड, वाओ, रिच किड, yes, 50 lakhs, wow, I couldn't believe it। 2 साल बाद 14 की और 2.5 लाख रुपए डाल दिए, एक 10-10 हज़ार करके 19 लाख की वैल्यू 1 करोड़ क्रॉस कर गई थी। जितनी मेहनत 25 साल 12 साल में की, वो सेम रिजल्ट अगले 2 साल में उसको मिला। आई वॉज माइंड ब्लोन। तो अब तब मुझे उस दिन पहली बार कंपाउंडिंग का भी रियल मतलब पता चला कि देखो कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। 12 साल पहले हम एक्सेल शीट में देखते थे, अब हम अकाउंट में देख रहे हैं। अकाउंट में देख रहे हैं, तो 14। अब एक और मजे की बात सुनिए, ये एग्जांपल मैं 1-1.5 साल से दे रहा हूँ। 1 करोड़ हो गया। पिछले 1-1.5 साल से 1 करोड़ पे टिका हुआ है। मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे। एग्जैक्टली। तो अब बहुत लोगों ने मान लीजिए मेरा पॉडकास्ट देखा और उस वक्त शुरू किया, डाल दिया। अच्छा, उस वक्त जो मेरा फंड, इस वक्त 2 मिनट में फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। जो फंड में मैंने डाला, 14 साल में उसका रिटर्न CAGR था 22%। क्रेजी, वेरी नाइस। मिड कैप फंड था, टॉप ऑफ द चार्ट्स। 2 साल पहले तक वो फंड बॉटम पे था, 30 आउट ऑफ 30 रैंक, राइट। 2021-22 में मेरी जगह कोई और होते ना, वो SIP बंद कर चुके होते। फिर यहाँ से निकाल के वहाँ करते। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को टच भी नहीं करना है। 2 साल बाद वो नंबर 1 फंड परफॉर्मिंग। और अगर बेंचमार्क ने 15% रिटर्न दिया तो उन्होंने 25% रिटर्न दिया। 10% का अल्फा, मतलब इवन कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा आएगा। लास्ट एक साल में दैट फंड इज रैंक 48 आउट ऑफ 48, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड। अगर इंडेक्स ने 15 दिया है तो उस फंड ने 5 दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पोर्टफोलियो देखता ही नहीं, मुझे कोई चर्निंग नहीं करनी है। अच्छा टाइम भी आएगा, खराब टाइम भी आएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा, फिर खराब टाइम आएगा। चुपचाप बने रहो। जब तक गोल तक की राशि पूरी नहीं हो जाए, जब तक वो वहाँ नहीं जाए, तब तक टच नहीं करना है। बट 90% लोग क्या देखते हैं, फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। ये अभी अच्छा है तो डाल दिया है, खराब है तो निकाल दिया। और उस चक्कर में जो फंड एक्चुअल रिटर्न देते हैं ना, वो भी वो खुद नहीं बना पाते हैं। फॉरगेट बीटिंग द बेंचमार्क। दुनिया सारी बेंचमार्क बीट करने वाले फंड्स के पीछे जाती है, वो अपना फंड
का परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाते हैं। फंड ने अगर चुपचाप बैठे रहते तो 20 बनाते आप। आपने उछल कूद किया तो आपने 15 ही बनाया है। पर सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कभी फंड्स को रिजिग ही नहीं करना चाहिए अगर एक फंड ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा? हाँ, तो मेरा सी अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय 20 years of this thing, funds play 5% of the role in the entire journey. The big picture is goals क्या आपके, वो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना तो ये बाकी चीजें कोई काम नहीं आएगी। सबसे पहला, नो प्लान विदाउट अ गोल्स एंड नो पोर्टफोलियोज विदाउट अ प्लान। ओके, ये बात दिमाग में डालनी चाहिए। ठीक है। तो गोल्स क्या हैं आपके? आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो पहला गोल है। फिर आप व्हीकल चुनेंगे कि कौन से व्हीकल में जाना है। आपके पास फ्लाइट्स भी है, ट्रेन भी है, फॉर्च्यूनर भी है, राइट? और कई लोग मैराथन करके भी जाते हैं, वॉक करके भी जाते हैं, कई लोग साइकिलिंग में भी जाते हैं, सब ऑप्शंस हैं जी। तो यू डिसाइड व्हाट व्हीकल यू आर गोइंग टू टेक, राइट? एंड व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट या व्हाट कैपेसिटी। तो मेरा है कि गोल्स क्या है, उसके हिसाब से प्लान क्या है, वो प्लान के हिसाब से एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। एंड 95% ऑफ द रिटर्न्स आर डिसाइडेड बाय योर एसेट एलोकेशन, कि आपने कौन सा पैसा कहाँ डाला है। मैंने क्या बताया, 3 साल के नीचे का पैसा आई विल नॉट बी पुटिंग इन एक्विटीज, मैं बॉन्ड्स में डालूंगा। 3-4 साल के पैसा मैं इक्विटीज में डालूंगा। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। गोल्ड में डालना है कि नहीं डालना? सो अर्लियर आई वाज अ नॉन बिलीवर ऑफ गोल्ड। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखेंगे गोल्ड का, रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से गोल्ड ने इतना अच्छा नहीं किया और जितना इक्विटीज ने किया। सो बहुत लोगों को रोलिंग रिटर्न्स भी नहीं पता जी। रोलिंग रिटर्न्स जानने की बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। आपको न्यूज़पेपर में आते होंगे 10 साल में, 15 साल में गोल्ड ने सेंसेक्स को भी बीट किया है ना? तो फिर सेंसेक्स में क्यों करना चाहिए? और बोलते हैं आर हाउसवाइफ्स और मदर्स आर फार मोर इंटेलिजेंट देन, ऐसे एग्जांपल अभी आने लग गए हैं। बट वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि आज हम जब मेजर कर रहे हैं व्हेन गोल्ड इज ऑल टाइम हाई, तो जब लास्ट का आपका अच्छा ना तो सब चीज अच्छा कर देता है, बायस क्रिएट कर देता है। तो आपको देखना चाहिए हर 10 साल के पीरियड में, 40 साल में किसी भी दिन 10 साल के लिए आपने डाला है तो दोनों ने क्या रिटर्न दिया है। यानी 1 जनवरी 2010 में डाला, 1 जनवरी 2020 तक क्या दिया है, 2 जनवरी को आपने डाला तो क्या रिटर्न दिया। तो ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। उन सब का आप अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो इक्विटीज हैज बीटन गोल्ड 70-30। 70% ऑफ द टाइम इक्विटीज हैव आउट परफॉर्म गोल्ड, 30% ही खाली गोल्ड नहीं किया। तो पहले तो, एंड क्या होता है ना, देखो आप भी इवॉल्व होते हो। सो जस्ट लाइक वॉरेन बफेट डिडंट बिलीव इन गोल्ड, आई ऑल्सो, मैंने कभी नहीं किया और आज तक भी बाय द वे मेरे पास आज भी गोल्ड में 0% एलोकेशन है। बट इन द लास्ट 2 years आई हैव रियलाइज कि एसेट एलोकेशन इज द किंग। जो एसेट क्लास जिस वक्त लो है, यू शुड गो एग्रेसिव इन दैट। तो अब मैंने क्या सोचा, जिस दिन एक्विटीज बहुत हाई पे होगी और गोल्ड बहुत नीचे होगा, विच इज जनरली द केस, कई बार होता है कि अच्छे मार्केट की अनसर्टेनिटीज खत्म हो चुकी हैं तो एक्विटीज एकदम है, तब गोल्ड को कोई पूछता नहीं है। तो उस दिन मैं अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके गोल्ड में डालूंगा जब गोल्ड अट्रैक्टिव है। और जिस दिन गोल्ड ऊपर आ जाएगा, एक्विटीज नहीं चाहिए, मैं वापस रीबैलेंस करूंगा। मे बी गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल एक्विटीज, इंडियन एक्विटीज। तो ऐसे 4-5, रियल एस्टेट में नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्रैक्शनल नहीं है, या खाली एक तरीके से मैं रियल एस्टेट को प्ले करूंगा। आई विल नेवर डैबल इन रियल एस्टेट इन फिजिकल वे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब सस्ता है तो प्लॉट खरीद लिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो समझ है। और मैं मेरे को कंट्रोल चाहिए सर। लिक्विड एसेट्स होने से मेरे पास कंट्रोल रहता है। True. इसी चक्कर में मैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह किसी में नहीं डालता हूँ जहाँ 8-8, 10-10 साल का लॉक इन है। जैसे AIFs हो गए, मैं मेरा पैसा नहीं डालता हूँ। मुझे मेरा पैसा इंस्टेंट लिक्विडिटी चाहिए, राइट? तो कल को रियल एस्टेट मार्केट बहुत खराब है, तो मैं रियल एस्टेट इंडेक्स के थ्रू प्ले करूंगा। जो इंडिया के बेस्ट 15 डेवलपर्स हैं, उनकी स्टॉक प्राइसेस तो एकदम बॉटम पे होंगी। तो आपको एक एग्जांपल दूं, बिल्कुल 2007 में 1 DLF was equal to the entire pharma sector of the country market cap. I remember. एक DLF जब वो IPO आया था उसका, exactly. और भागा भी था, राइट? देखिए अगेन लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मैं पैसा वेल्थिएस्ट बन सकता हूँ। DLF के मालिक KP सिंह जी रियल एस्टेट से अमीर नहीं बने, उन्होंने कंपनी को लिस्टेड किया, मार्केट कैप से अमीर बने। तो वो कहते हैं कि आप कमाई से सिर्फ अपनी जेब भर सकते हो, पर लिस्टिंग से अपनी तिजोरी भर सकते हो। बिल्कुल, इक्विटीज से भर सकते हो। यस, उन्होंने इक्विटीज का व्यापार, उन्होंने जो व्यापार किया वो रियल एस्टेट का किया, बट अमीर बने इक्विटी की वजह से, रियल एस्टेट से नहीं बने, राइट? डॉक्टर संजय नरेश त्रेहान, मैं वेदांता, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर वो एक सर्जरी का 10 लाख रुपए चार्ज करे ना तो भी वो दुनिया के रिचेस्ट मैन नहीं बन पाएंगे। 50 लाख भी चार्ज करें तो नहीं। डॉक्टर देवी शेट्टी, नारायण हृदयालय, अभी वो कैसे रिच बने हैं? मेदांता लिस्टेड, नारायण हृदयालय लिस्टेड, नाउ दे आर द बिलियनर्स। ट्रू।
तो हमेशा इक्विटीज से ही वेल्थ बनता है. क्योंकि अदरवाइज Mukesh Ambani is richest because of his stake in Reliance. बिकॉज आप अपना टाइम ट्रेड ऑफ करके रिच नहीं बन सकते हो. टाइम आपके मेरे पास 24 घंटे ही है. हाँ. एक चीज और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, $1 अर्न विदाउट योर एफर्ट्स इज मच बेटर देन $2 अर्न विथ योर एफर्ट्स. आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इससे आप बहुत कमा सकते हैं. क्यों? आप रात को सो रहे हैं और जनता आपका पॉडकास्ट देख रही है. True. आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. राइट? True. Absolutely. दैट इज द वर्क पीपल शुड बी डूइंग. Leverage your They time should figure and out all skills. these things. Naval Ravikant भी यही बोलते हैं, learn coding, learn something where you find some leverage. आप टाइम को लेवरेज नहीं कर सकते हो. अगर डॉक्टर नरेश तिवारी 2 महीने छुट्टी पे जाते हैं ना, तो इनकी इनकम जीरो हो जाती है. अगर खाली सर्जरी से कमाते तो यू हैव टू मेक पीपल वर्क फॉर यू. सो टाइम इज द बिगेस्ट लेवरेज. सो equities can create this thing. So one DLF was equal to entire Sun Pharma. But times change very fast. 2015 में one Sun Pharma was equal to the entire real estate sector of the country. Wow. One Sun Pharma. Dilip Sanghvi was the richest man in India at that point of time, overtaking Mukesh Ambani also. Yes. तो ये समय की बात होती है, right? बीच में विप्रो के अजीम प्रेम जी had become the richest. Exactly. Yes. Exactly. So that is why rebalancing is important. कोई asset class अगर बहुत अच्छा कर गई है, तो उस वक्त रीबैलेंसिंग करूँगा. अब मेरे केस में मैंने कहाँ रीबैलेंसिंग की है, राइट? 5 साल में मैं बहुत कम रीबैलेंसिंग करता हूँ. देखो, जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो ना साबुन की तरह होता है. जितना आप साबुन को हाथ लगाओ उतना गलती है. आप जितना पोर्टफोलियो को देखोगे रोज और कुछ करोगे तो आपकी बरकत नहीं होगी. तो मैं पोर्टफोलियो को बहुत कम टाइम पे हाथ लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि अब इसमें करना है. तो 4 साल पहले मैंने PSU फंड में SIP चालू की थी 1.5 लाख रुपए की. 4 साल में मैंने कुछ 37 लाख डाल दिए थे. 4 साल में उसका CAGR था 56% कंपाउंडेड. वाओ. माई पोर्टफोलियो वैल्यू इज 97 lakhs. वाओ. और लास्ट 1 साल पहले सब लोग PSU डिफेंस में आ रहे थे. आने लग गए. वॉरेन बफेट का डायलॉग याद आया, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फियरफुल. तो सब ग्रीडी हैं भैया, अब अपना माल बेच के निकल जाओ. मैंने पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म जो भी था बेचा, 12.5% गवर्नमेंट को टैक्स दिया. आई वेंट टू अनदर सेक्टर विच वॉज अंडरवैल्यूड, विच वॉज फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट? एंड आज 1 साल बाद मैं देखता हूँ कि दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज ओवरऑल PSU फ्रॉम द हाइज हैव कम डाउन लो एंड फाइनेंशियल सेक्टर हैज डन वेरी वेल. तो ये रीबैलेंसिंग होती है. ये रीबैलेंसिंग आपको 2-3 साल में एक कभी मौका आता है जब आपको लगता है आउटसाइज रिटर्न्स आपके आए हैं, तब करना चाहिए. Now, as far as funds outperformance and underperformance is concerned, let me come to you. This is again a big myth. लोग क्या करते हैं, बेस्ट फंड परफॉर्मेंस को चेज करते हैं और वर्स्ट को निकाल देते हैं. दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. व्हाट यू शुड बी डूइंग, आप अच्छे फंड मैनेजर को पहले समझ लो कौन है. और आजकल सब अच्छे फंड मैनेजर्स के पॉडकास्ट आते हैं. आप देख लो, राजीव ठक्कर हैं, सब के आते हैं. तो पहले एक टाइम था कि आपको एक्सेस नहीं था, बट अभी सब एक्सेस है. तो जो फंड मैनेजर 15-20 साल मार्केट में देख चुके हैं, जिन्होंने 4-5 साइकिल्स देख ली है, राइट, उनको समझ लो, उनकी थॉट प्रोसेस को आप समझ लो कि वो क्या करते हैं. सो जैसे राजीव ठक्कर जी का एक फिलॉसफी है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं 80% 90% पार्टिसिपेट करूंगा, बट अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं 50% ही गिरूंगा. तो मेरा डाउन साइड बहुत कम है. ये उनकी फिलॉसफी है. तो इसी वजह से उनका जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जब अभी मार्केट्स गिरी थी तो मैंने देखा कि मार्केट्स वर 15% डाउन बट द फंड वाज ओनली 4% डाउन. एग्जैक्टली. उसका ड्रॉडाउन बहुत छोटा था. प्रिसाइजली. एंड दैट इज व्हाट ही सेड आल्सो. आई विल नेवर पार्टिसिपेट एज मच एज आप. पर मैं गिरूंगा नहीं. मैं कम झुकूंगा नहीं. हाँ, झुकूंगा नहीं. तो ये फिलोसफी आपको समझ में आ गई. और आपका नेचर भी वही है कि करो, हो गई शादी, फिर आप 15 साल 20 साल रहो. अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो आउट परफॉर्म करेंगे, राइट? वो अंडर परफॉर्म भी करेंगे, बट आपको बने रहना है. एंड द बेस्ट टाइम टू पुट मनी इन दोज फंड इज व्हेन दे आर अंडर परफॉर्मिंग मैसिवली. अनफॉर्चुनेटली दुनिया पैसा निकालती है, तभी पैसा निकालने लगता है. समझदार आदमी उस वक्त भर के ट्रक लोड ऑफ मनी उसमें डालेंगे. तो मेरे जैसा आदमी यही रिसर्च करता है कि अच्छे 5-7 फंड मैनेजर्स को समझो, उनकी फिलॉसफी समझो, 20 साल दिए, और एक चीज़ और समझो, उनका खुद का स्किन इन द गेम कितना है उसमें, उन्होंने अपना कितना पैसा डाला है, राइट? तो गिरेंगे तो आज वो भी उतना ही गिरेंगे ना. तो अगर वो डाला है, वो भरोसा है, तो फिर गो अगेंस्ट दैट. सो आई नेवर गेट वरीड बाय अंडर परफॉर्मेंस एंड आउट परफॉर्मेंस. मेरे ऐसे बहुत सारे फंड्स है पोर्टफोलियो में जो एक टाइम पे नंबर 1 थे, एक टाइम पे नंबर बॉटम पे थे, फिर नंबर 1 में फिर बॉटम. बहुत बार ये कहानी हो चुकी है. तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बस मैं यही देखता हूँ कि कोई ऐसा फंड, नॉट बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्मेंस दिस थिंग, बट हाँ, एक बार और भी मान लो कि अगर आपके फंड में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आ गया 3 साल के पीरियड में, मे बी इट्स गुड टाइम टू स्विच फ्रॉम दैट फंड. ओके. यू नो व्हाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आने से भर के पैसा आता है. और प्रेशर बढ़ जाता है, डिप्लॉयमेंट प्रेशर बढ़ जाता है, फिर वो अंडर परफॉर्म करना ही करना. पीछे जैसे क्वांट का स्मॉल कैप फंड था, उस पर ये प्रॉब्लम आई थिंक आई, उन्होंने ओवर चर्न किया, फिर सब में आएगी.
दुनिया के कोई फंड मैनेजर नहीं बचे हैं, राइट? तो जब बहुत पैसा आने लग जाता है ना, दैट्स अ बैड साइन, क्योंकि फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? और जब छोटा फंड होता है ना, तो वो फंड मैनेजर को कोई ट्रैक नहीं करता है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है. अब उसको लगता है कि मैं तो शाहरुख खान बन गया हूँ, सब देख रहे हैं. ही विल नॉट प्ले नेचुरल गेम एनी टाइम. इट इज़ डिफिकल्ट. आज राजीव ठाकर जी के लिए बहुत मुश्किल है टू मीट द एक्सपेक्टेशंस. और वो तो आज भी बोल रहे हैं मेरे फंड में आप आ रहे हो तो 5 साल 7 साल 10 साल से पहले मत आना. बट जनता वैसा नहीं उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव पे लिखा हुआ है. लिखा हुआ लिखा हुआ है, बट देखो कितना भी लिख दिया हो, जनता ये सोच नहीं देती. जनता हाँ. सोचती है कि 20% उन्होंने पहले दिया 5 साल, तो अगले 5 साल भी 20% मेरा हक है. और जब वो नहीं मिलेगा ना, तो फिर आप देखना कैसे लोग निकालना फ्लिप आउट. तो दैट्स व्हाई 95% पीपल डोंट क्रिएट वेल्थ. गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है. आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत.